हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 2 अप्रैल 2 मई है 2023, क्योंकि अभी नया नया मंथ बीता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो रही है। 2 मई 2023 है। इसमें देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अनाउंसमेंट टू यू कि अगर आप पीडीएफ चाहते हो कि इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू का मिल जाए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, टेलीग्राम से वहाँ पे डाउनलोड का अपना अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें चार पांच जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आज का जो आर्टिकल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का एडिटोरियल और जो हम भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोल सकते हो पॉलिटी जीएस पेपर 2 का जो हमारा होता है उसको कवर करने वाला है। फिर इसके बाद मतलब कई आर्टिकल हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस हो, कंटेम्प्रेरी इशू और उसके बाद स्टैटिक्स को भी कवर करते हो उनको होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 है उसमें क्या कहा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी के पास पावर होती है कंप्लीट जस्टिस या फिर ऐसा कोई लॉ मतलब इन्फोर्स करना जो जुडिशरी नहीं, मतलब ये कह सकती है जुडिशरी लेजिस्लेचर के आप उस पर फॉर्म करिए। अभी लेटेस्ट डाइवोर्स को लेकर के 142 आर्टिकल के अंतर्गत हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब कैसा कितना डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ों को लेकर के हैं। फिर इसके बाद कुछ एक नेहरूवियन मतलब जो इस तरह का होता है, नेहरूवियन जो आइडियोलॉजी होती है, हमेशा बोला जाता है कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी वो कैसी है, कैसी एक इंडिया का डेवलपमेंट में काम किया, उस चीज़ को लेकर के जैसी कंट्रोडिक्शनरी इसमें बहुत आ रही है। इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ 2014 से लेकर के अभी तक जो चल रही है, मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, बीजेपी की है, तो इसमें क्या है कि मोस्टली वो ये चीज़ों को मतलब चाहे जो पर्पज रहा हो, लेकिन सोशल साइंस में कुछ चीज़ अब्सोल्यूट नहीं होती है तो हम उसको नहीं करेंगे। जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं, जो मतलब हिस्टोरियंस, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बोलते हैं उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में है वो उनका एक कहना है कि प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट वो चाहती है कि जो मतलब कांग्रेस का जो मतलब बैकग्राउंड रहा या फिर जो भी कार्य किए उसको जो कि पॉलिश करके वो अपना एक नेम प्लेट लगाए। फॉर एग्जाम्पल जो भी मतलब वो है क्या बोलते हैं, ये जो स्कीम वगैरह होती हैं, स्कीम को लेकर के जो हमेशा जो कि कंट्रोवर्सी आती है, जैसे मान लीजिए भारत निर्माण, स्मार्ट इंडिया से बना, फिर तो बहुत सी स्कीम भी वैसी है जो कि चेंज हो गई। बीच में एक वही बात चल रही थी कि जो मतलब मनरेगा है उसको बदल देना। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कस करने का, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने का ये है कि हम उनको समझें चीज़ों को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही किया जाता है, उम्मीद यही किया जाता है आप न्यूट्रल रहो, कमिटेड मत रहो। कमिटेड इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी से आप कनेक्ट ना हो, आप एक न्यूट्रल मतलब ऑफिस में होकर के काम करिए। फिर इसके बाद एक और पॉलिटी से ही रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है जो मतलब कि वीटो पावर या फिर जो गवर्नर होती है उसकी पावर ऑन द बिल पे लेकर के क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बहुत चीज़ों को लेकर के है। जैसे अब हम पहले भी डिस्कस करें, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मतलब एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें ये कहा था कि मतलब ऐसा होना चाहिए सभी जो स्टेट है पास करें कि जो गवर्नर है उसके बाद एक लिमिटेड टाइम होनी चाहिए कि आप बिल को कितने समय तक अपने पास रख सकते हो। क्योंकि जब आप यूक्रेन में या फिर बोल सकते हो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है या फिर यूएसए है, वहाँ पे ऐसा नहीं सिस्टम है, उनको कुछ दिन के बाद ही जो कि रिटर्न करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मनी बिल की बात की जाती है तो मनी बिल में सारी पावर जो कि लोकसभा, जो लोअर हाउस होती है, सॉरी, जो लोअर हाउस लोकसभा होती है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल का होता है, उसके पास सारी पावर होती है। जो राज्यसभा होती है उसके पास पावर नहीं होती, 14 डे के अंदर उसको रिटर्न करना अगर नहीं करता है तो ये माना जाता है कि ये बिल पास हो गई है। जनरली यही चीज़ें हम पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, यही होता भी है। तो जब हम बात करते हैं कि बिल अगर प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर अगर स्टेट असेंबली की रिजर्व कर लेता तो उसको क्या पावर होती है। जैसे 200 आर्टिकल, वो 200 आर्टिकल होता है और उसमें वीटो पावर गवर्नर के बारे में बताई जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि आप मतलब जो बिल आएगी तो उस पर किस तरह से एक्शन लेंगे, आप अपना असेंट दे देंगे या फिर नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, या प्रेसिडेंट के लिए आप रिजर्व कर सकते हो या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो कि वो करते हैं।
तो ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट के पास भी है 111 111 जो आर्टिकल है, उसमें भी वीटो की पावर बात की गई है प्रेसिडेंट के लिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे हम इतना इन्फोर्स करके क्यों बोल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर या फिर बिल को रिजर्व कर लेना, अपने पास रख लेना, अपना असेंट देना, ये गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल में होती। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट के पास जो कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो कि मतलब वीटो पावर होती है, फिर उसके बाद गवर्नर के पास कौन सी वीटो पावर होती है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है। 142 आर्टिकल है जो उसमें क्या कहा गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम कर सकती है और लेजिस्लेशन को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे नहीं आप इस पर लॉ बनाइए, उस चीज़ को लेकर के है। तो हमने ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखिए एक दिन में नहीं आती। अगर हम कंटिन्यू रिपीटेड तरीके से जो है कि उसको रिवीजन करें, रिपीट नहीं रिवीजन बोले, तो वो बेटर होता है कि हम अच्छे से अब उसको अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक के भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, ज्योग्राफी के भी कभी कभी आते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज वगैरह से बहुत है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब ये आने वाली गर्मी में क्या होता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर उसमें क्या करते हैं, उसके लिए जो है कि दिल्ली गवर्नमेंट तैयार हो रही है कि हमें किस तरह से करना है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि क्या रीजन रहता है कि दिल्ली में जो है कि ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अप्रॉक्सीमेटली उसी लैटिट्यूड पे जो है कि मुंबई कलकत्ता भी नहीं होता है। तो कई रीजन हो सकते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया, आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो कि उस पर रेडी हो रही है कि हम पोल्यूशन से लड़ने के लिए अपने जो कि सारे हथियार से तैयार हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस रहीं और हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक नेवल एक्सरसाइज चल रही आसियान प्लस इंडिया के साथ चल रही, तब उसको डिस्कस करेंगे, उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड में डिस्कस किया और हम पीडीएफ के थ्रू चल के डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि द हिंदू के हमने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए कि जो हम अभी बात कर रहे थे आर्टिकल 42 को लेकर के है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो जो है कि मतलब ये जस्टिस की तरफ काम कर सके। अगर मान लीजिए किसी पे लॉ नहीं तो वो ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को कि आप इस पर काम करो। ठीक है, तो हम आगे भी इसको एक पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीडीएफ है पूरा, इसको लेकर के डिस्कस करेंगे तो उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आफ्टर द बिहार गवर्नमेंट ने ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर के शुरू कर दिया था, तो अब जो कि उड़ीसा भी कर रही है। देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तो चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है कि इलेक्शन आने वाला है 2024 से लेकर के, क्यों होना चाहिए, मतलब ये तो ये सारी चीज़ आपको पता होना है। फिर उसके बाद देखिए केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 14 पॉइंट एक्शन प्लान जो बना रहे हैं रिड्यूस एयर पोल्यूशन को जो कि रिड्यूस करने के लिए दिल्ली में। तो आने वाले समय में जब ये रिलीज होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे है। हालांकि बस ऐसे ही अभी एक ब्लूप्रिंट ही इशू किया गया है। फिर उसके बाद देखिए ये बारसू एक मतलब प्लेस है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 5 मेंबर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है गई है वहाँ पे। 11 लोगों की जो मौत हो गई है लुधियाना में, हमने डिस्कस किया था पहले कि कौन से गैस से हुई थी, वो गैस का नाम देख लेते हैं। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे डेथ हो गई है लोगों की, जो यूपी बिहार के लेबर वहाँ पे गए थे। वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। देखिए ये सीवर, ये आल्सो कॉल्ड ये शेवर गैस के रूप में, मतलब जो सीवर से निकल करके आती है वहाँ से है। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी स्मेल्ट होती है ना, ये रोटेन जो एग होता है ना, मतलब बोल सकते हो सड़ा हुआ अंडा, वैसी जैसी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद 1 हॉर्न राइनो को देख सकते हो आप, ये यहाँ पे लेट रहे हैं और इसके बच्चे भी हैं। फिर उसके बाद वाटर बफेलो है, यहाँ पे देखते हो वाटर बफेलो है ये। फिर उसके बाद 1 हॉर्न राइनो है, इनके बच्चे हैं, ये इसका बच्चा है। तो इसमें क्या है कि देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट का है, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे, वो असम में पड़ता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ता है, तो हमें पता होना असम में होना चाहिए, वो असम में पाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी नॉट अ इलीगल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो एक्ट ऑफ मशीनरी, जो क्रिश्चियन मशीनरी है, अगर वो आकर के अपने रिलीजियस को स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो मतलब कोई इलीगल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25 में ये कहा कि फ्रीडम टू रिलीजियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एवरी रिलीजियन देयरफॉर एक्ट ऑफ द मिशनरी स्प्रेडेड क्रिश्चियनिटी देमसेल्फ। फिर उसके बाद ये जो आर्टिकल 25 है, ये जो कि पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट में आता है, जिसे हमें पता है कि जो पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और अंडर आर्टिकल जो कि आपका
12 से लेकर के 35 है, 35 तक है। इसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनल में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि हम राइट टू प्रॉपर्टी हटा करके अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में 300 ए के अंतर्गत जो कि इसको मेंशन कर दिए। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आपका जो 6 फंडामेंटल राइट है वो एक 14 से लेकर के 18 तक आता है, जिससे इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक उसको फ्रीडम के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो है फ्रीडम वाला सॉरी राइट टू रिलीजियस को लेकर के 23 से लेकर के आपका 24 है, फिर 25 से लेकर के 28 है, रिलीजियस को लेकर के फिर 29 और 30 है। ठीक है, जो 25 है इसमें रिलीजियस को लेकर के बात कही गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को लेकर के है, तो हम उसको डिस्कस कर लिए। हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट क्या है, कैसे है, कैसा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी का मतलब ये हो गया ना समय सीमा के अंतर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो कि काम करें। इनका जो इंडिकेशन है, जो हमने तमिलनाडु के बारे में अभी डिस्कस किया, इनका जो इशारा है इस आर्टिकल का ना, ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नर का ऑफिस होता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल जो कि 200 है, इसके अंतर्गत जब ये बिल इनके पास भेजी जाती है असेंबली से, तो इनको टाइम लिमिटेड के अंदर जो कि अपना असेंट देना चाहिए। अभी क्यों ऐसा हुआ है? अभी इसलिए हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और भी स्टेट से बोला कि आप पास करिए इस तरह के डायरेक्शन जो कि इनको मिलना चाहिए। कहाँ से? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से। और ये भी चीज़ है कि इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक इस तरह के मतलब प्रपोजल किया था प्रेसिडेंट और से कि आप ऐसा करिए कि बिल अपने पास ना रखें, क्योंकि तमिलनाडु की कुछ ऐसी बिल थी कि वो अपने पास रख लिए थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा ये है कि जैसे मान लीजिए गवर्नर की ही बात नहीं है, और भी चीज़ें जैसे ऑफिस ऑफ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो शेड्यूल 10 है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात की जाती है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, जो लेजिस्लेचर होती है उसमें भी टाइम लिमिट की बात नहीं है। ठीक है, उसमें भी तो ये करना चाहिए ना कि नहीं, आप जो है कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर जो कि उसमें अपना असेंट दीजिए। फिर उसके बाद और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो कि ये इस तरह का होना चाहिए, मतलब कल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप कर सकें। लेकिन जब हम इन अदर कंट्री में देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटिश में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे टाइम लिमिटेड के अंतर्गत ही जो है कि किया जाता है। तो जो यहाँ पे आर्टिकल एक सेकेंड, अंडर आर्टिकल 111 और 200 है, इसमें देखिए वीटो की बात की जाती है। ये वीटो पावर जो कि प्रेसिडेंट की है, वीटो पावर। ठीक है, इसमें जो कि गवर्नर की है, तो गवर्नर इसमें वीटो की पावर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट है या असेंबली है, अगर बिल को पास करके इनके बाद पास अगर भेजती है तो इनको असेंट दे देना चाहिए टाइम लिमिटेड के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल 111 और 200 के अंतर्गत ये आता है। तो इसको रिमाइंड करके आप रखिए, क्योंकि ये काम के आने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए नेहरूवियन आइडियाज, नेहरू आइडिया। देखिए गांधी जो मतलब मैं अभी वीडियो कैमरा ऑन करता हूँ सर, जो नेहरू जी थे उनका एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव था साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को लेकर के। अब आपके दिमाग में कि वो किस तरह का मतलब डेवलपमेंट चाहते थे। देखिए उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी तो उससे इनका ये लगता है कि नहीं, ये जो इनकी आइडियोलॉजी है वो एक अलग मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्स टाइप की है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत से आर्गूमेंट दिए जा रहे थे कि हमारी जो कि इकोनॉमिक किस तरह की होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए। तो नेहरू जी क्या किया, एक मिक्स्ड टाइप की, एक अलग यूनिक टाइप की जो कि मतलब ये डेवलपमेंट किए, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया में। तो उसको मिक्स्ड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के रूप में जाना गया। मतलब उसमें कैपिटलिज्म के भी जो अच्छे फीचर्स थे उनको ला करके इंक्लूड कर दिया, सोशलिज्म के जो अच्छे फीचर्स थे उनको भी इंक्लूड कर, ये एक यूनिक मॉडल निकले। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ रहा था, एक तरफ रसिया रिप्रेजेंट कर रहा था सोशलिस्ट को, कैपिटलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसमें मतलब जो लेटेस्ट को डीकोलोनाइज कंट्री हुए थे तो उनके लिए बड़ा ही संकट का समय था कि हम किस पाले में जाए। अभी तो एक तरह से आज़ाद हुए तो हम किस, तो नेहरू समझ लिए कि मतलब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के एक अलग तरीके के थर्ड पोल जो कि डेवलपमेंट किए, उसको क्या जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मेरा मानना है कि अभी भी उसका बहुत ही रिलेवेंट है इंडिया के लिए। अगर इंडिया इसको अगर फॉलो करे, भले ही पुराना हो गया, अलग रूप में फॉलो करे, अगर करता है तो ये वर्ल्ड लीडर के रूप में होगा जो अभी डेवलपिंग कंट्री, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी उनका एक अलग तरीके का जो कि इनोवेशन था, वो हमेशा ये चाहते थे कि साइंस का डेवलपमेंट होना चाहिए एकदम ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि बहुत सी आईआईटी एनआईटी मतलब डेवलपमेंट हुए उस समय, बहुत सी इंडस्ट्री भी लगी, पावर प्लांट भी लगे वो नेहरू के समय। तो उनका ये क्लियर होता था कि नहीं, वो जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी अच्छे इंटरेस्टेड है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये आर्टिकल आया। अभी क्या हुआ है, विज्ञान प्रसाद एक ऑटोनोमस बॉडी थी, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। अभी नेशनल साइंस डे के 28 जो फरवरी थी ना, उस दिन को जो कि इसको देखिए विज्ञान प्रसार को डिसइंटीग्रेट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। उसमें रीज़न दे दिया गया कि ये नीति आयोग का जो कि एक प्रोसीजर है, तो हमारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग देखिए एक थिंक टैंक है, गवर्नमेंट को जो कि मतलब सजेशन देती है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। और ये नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी गई है, मतलब एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे ये क्रिएट कर दी। लेकिन ये बहुत पावरफुल तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते, बट वैसे भी है बहुत पावरफुल, सजेशन देती है। हालांकि इसका सजेशन गवर्नमेंट के ऊपर तो बाध्य नहीं होता, लेकिन ये कम्प्लीटली जो कि गवर्नमेंट की आइडियाज के बेस्ड पे जो कि रन करती है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से, क्योंकि इसके चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ही होते हैं, उसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। तो ये यहाँ पे था। तो नेहरू जी का वो जो आइडियोलॉजी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो एक अलग तरीके की थी। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक मतलब मेडिसिन होती है, देखिए फिर सैडी, APSYCHEDELICS है। फैसिडायलिसिस एक ड्रग्स है, इसको मतलब डिप्रेशन या फिर इस तरह के अब नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं, उनको जो कंट्रोल, इसको बैन करने की बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेडिसिन होती है उनको बैन रेगुलेट कैसे किया जाता है। ये देखिए नार्कोटिक्स, देखिए नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। ठीक है, इसके अंदर प्रोहिबिट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है जो मेडिसिन वगैरह होती है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 ऐप्स को जो कि जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट या कनेक्टेड थे ये। फिर उसके बाद मनी, देखिए लॉन्ड्रिंग ऑफ द रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जाता है कि रसिया जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को ऑयल, ठीक है, और इंडिया जो इसको रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, यूरोप को। ठीक है, तो यूरोप तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते रसिया से, बट रसिया अपना तेल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है और रसिया इंडिया इंपोर्ट करके फिर इनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि लॉन्ड्रिंग करना जो है कि ऑयल का। फिर उसके बाद अभी चुनाव हुआ एपीएमसी का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी का। तो उसमें जो है कि मतलब जो इस समय की गवर्नमेंट है वहाँ पे बीजेपी और सिंधे की, उसके अलावा जो दूसरी कांग्रेस की वो जीत गई, तो उसके लिए सेटबैक बताया जा रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम नहीं करेंगे। बुलेट ट्रेन के लिए जापान जो कि थाउजेंड्स इंजीनियर को जो कि ट्रेंड करेगी बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर, यहाँ लोकल चल नहीं पा रही हैं, ये जो कि बुलेट ट्रेन चला। अभी देखिए एक्सरसाइज चलेगी इंडिया और एशियन कंट्री के बीच में, और साउथ चाइना सी में चल रही है। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है ये जो चल रही है एक्सरसाइज, इसमें जो कि जो एशियन कंट्री के हैं वो जो कंट्री आएंगी। फिर ये जो कि 2 फेस में हो गया, हॉर्बॉर्न फेस होगा, फिर सी फेस होगा, कोस्टल पे होगा, फिर अंदर जा करके, और इसको होस्ट कर रहा है सिंगापुर। ठीक है, ये 1997 से जो कि मतलब कैलकुलेट मतलब किया जा रहा है, और एक्सरसाइज का नाम है एशिया आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये है, तो इसको हम देख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द सूडान में है, यूनाइटेड नेशन का ये जो कि है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जीएसटी को लेकर के है, जीएसटी कलेक्शन जो कि काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। फिर इसके बाद पीएम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा हम नीचे से पूरा डिस्कस करते चलते हैं। इसमें लैंड सर्वे हुआ है, तो लैंड सर्वे जो वायलेशन द मणिपुर कुकी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने डिस्कस करेंगे आगे जब कभी बड़ा बन करके आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। क्रेडिट कार्ड होल्डर द जंप, फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि मोस्टली हमने कर लिया है। ग्रैपिंग का देखिए मतलब आर्टिफिशियल को लेकर के हमने पहले भी डिस्कस किया,
को G7 जो ग्रुप है उस पर आपका आंसर इशू किए हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मान लीजिए कि चैट GPT चैट बार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे है, तो इनका किस तरह से निवारण किया जाएगा, कैसे किया जाए। आर्टिकल 142 है, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी, फिर टिप में कब कैसा इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद वैसा कोई आर्टिकल नहीं, ग्लोबल हंगर, देखिए हंगर पैराडॉक्स को लेकर के है। देखिए जो SDG है, हमने कल भी किया था, इसके 17 गोल्स है, इसको 2015 से लेकर के 2030 के बीच में कंप्लीट करना, और 33 इसके इंडिकेटर हैं। उनमें से जो SDG 2 है उसमें हंगर को हंगर मतलब जीरो हंगर के रूप में किया जा रहा है। तो इसके लिए ये करें, कई गवर्नमेंट ने स्कीम भी चला रखी है, मिशन पोषण चला रखी है, मिड डे मील चला रखी है, अलग अलग तरीके, तो उसको पूरा करने के लिए सब फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत काम किया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम चलते हैं, देखें क्या है इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। आइडियोलॉजिकल बैटल, अभी मॉइस्ट मतलब अटैक हुआ है ना छत्तीसगढ़ में, तो कुछ लोगों का कहना है कि आइडियोलॉजिकली बेसिक नहीं है, एंटी नेशनल में पॉलिटिकल इशू है, हम उसको नहीं जाएंगे उसमें ज़्यादा घुसने। फिर उसके बाद देखिए गोवा में ना मतलब आग लग गई है, जो फॉरेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं धुंध। देखिए फॉरेस्ट में ना फायर लगना एक नॉर्मल सी चीज़ है, वहाँ पे कोई ग्रासेस होती हैं वो जल्दी ही हीट हो जाती हैं, और हीट होने की वजह से उसमें आग लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट सिटी है। देखिए 2014 में हमारे पास स्मार्ट सिटी के लिए इस प्रोग्राम चला था, 100 सिटी को आइडेंटिफाई किएंगे, 6 पिलर पे काम करेगी ये, मतलब हाई टेक्नोलॉजी पे बेस होगी, क्लिनिक होगी। और इसमें यूपीएससी ने 2016 में सवाल भी, 2015 में, हाँ 15 में सवाल भी पूछा था, स्मार्ट सिटी कैसे, जो कि उससे रिलेटेड है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर कनेक्ट किया था। तो ये बेसिक चीज़ें थी। फिर और भी देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। समर एक्शन प्लान जो कि दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, जब सामने आ जाएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लाउड, दिल्ली में इसमें एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो जा करके कर सकते हैं। फिर देखिए जो कि अभी क्या है कि अगर आप एम्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि आप आधार कार्ड के थ्रू जो कि अभी OTP जनरेट करवाएंगे, फिर वहाँ से जो कि आप अपना कर देंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको कैसे, जो कि आधार कार्ड तो है नहीं उसका इंडिया का, कैसे वो जनरेट करेगा। तो इसके लिए एक जो है कि आभा ID जनरेट की जा रही है उनको करने के लिए। ये तो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 142 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी डिवोर्स के लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ये जो कि जजमेंट आई है 5 जजों की, उसमें क्रिटिसाइज किया जुडिशरी शुड बी वेंचर। और फिर इसमें ये कहा गया है कि यूनिक पावर इसमें आर्टिकल में दिया गया है बिटवीन द पार्टी को सेटलमेंट करने के लिए, अगर कोई देखता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा मतलब लेजिस्लेचर के बोल सकते हो, 5 जजों ने किया। और ये जो आर्टिकल 142 दिया गया है, इसमें यूनिक पावर ये है कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। कंप्लीट जस्टिस की बात मतलब ये होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ नहीं है, तो वो जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि नहीं आप एक लॉ बनाइए सर इस पर, ठीक है, तब जाकर के आगे बात बनेगी, और लॉ बनेगा तब जाके चीज़ें होंगी। तो इसमें इसको पास पावर के डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन इसका कहीं कहीं ना डिस्प्यूटेड इशू भी आता है कि मतलब कहीं जस्टिसफाई नहीं है कि व्हाट इज द कंप्लीट जस्टिस का क्या मतलब होता है। तो इसमें ले करके कई लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लिए कि नहीं। इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है इसके पास ये मतलब होता है पावर कि लेजिस्लेचर को डायरेक्ट कर दे गवर्नमेंट कि आप ये कोई लॉ बनाइए। क्योंकि यूपीएससी ने ना, यूपीएससी ने 2017-18 में सवाल भी प्रीलिम्स में पूछा था। तो मेरा उम्मीद ये है कि मेंस 2023 में मेंस में जो है कि सवाल पूछेगा, ठीक है, इस पे की जो है। और देखिए कई बार ये भी कहा जाता है जुडिशरी इससे जो है कि एंटर कर जाती है लेजिस्लेशन के डोमेन में। ये तो हमारा बेसिक डिस्कशन आज के, और आगे आई थिंक ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।